एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। और अभी हमारी सत्संग काफी अच्छी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई है, क्योंकि हम भावित हो गए। हमारे भावों के अंदर शुद्धि आते आते हमारी भावना उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हो रही है। हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति कराना ही हमारा जो है स्वामी जी का लक्ष्य है, हमारी सत्संग का लक्ष्य है। इसीलिए हमारे सत्संग में कुछ खोना पाना नहीं है, कोई भय और भीख नहीं है, कोई भी ऑनरशिप, डूअरशिप यहाँ नहीं है। इसीलिए ये जो आनंददायक होती है, तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। और स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड स्वामी जी हम कुछ वरिष्ठ नागरिक जो मेरे जैसे हैं, 80 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 90 साल के हैं, उन लोगों को समर्पित करते हैं कि उनकी संख्या भी अब हिंदुस्तान में काफी बड़ी है और सुकून उनको उस अवस्था में ज्यादा चाहिए। जो यंग मैन होता है तो दौड़ सकता है, काम कर सकता है, परिवार के साथ रह सकता है, लेकिन बेचारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, काम छूट जाता है, कई बार पत्नी का सहयोग संजोग भी छूट जाते हैं, कई तरह की समस्याओं से गिर जाते हैं, उनको समर्पित करते हैं। वरना ये हमारी सत्संग अधूरी रह जाएगी। और आपको सही माने तो हमारा अध्यात्म विज्ञान वरिष्ठ नागरिक ही ज्यादा देखते हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं, वो इसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा
उनको अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उपयोगिता भी उनकी है। स्वामी जी, आज जो वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज में हैं, उनको वो दर्जा नहीं है जो पहले था। वेदों को देखिए, उपनिषदों को, त्रिपिटक को देखिए, आगम को देखिए, और बाइबल, कुरान, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा के देखिए। जो अवस्था प्राप्त होता था, वृद्ध होता था, उसको आज वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। लेकिन अवस्था प्राप्त को पूर्व जन्मों के पहले के जो हमारे शास्त्रों के अंदर बड़ा सम्मान दिया जाता था, उसको अनुभव का खजाना माना जाता था। लेकिन आज थोड़ी स्थिति बदल गई है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है। आज एक छोटा बच्चा भी गूगल को खंगालता है तो कहता है मैं तो सब जानता हूँ अंकल, तुम क्या नई बात बता रहे हो, मैं तो आपसे ज्यादा जानता हूँ, ये लो ये लो ये लो करके। यानी अनुभव के खजाने को वो चैलेंज कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं है, वो बात है, समय समय का तकाजा होता है। तो मैं तो आपसे स्वामी जी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान को समझ करके एक वरिष्ठ नागरिक सब प्रकार की परिस्थितियों में जीता हुआ किस तरीके से एक सुकून का, शांति का, आनंद का अपना जो भी 10 साल, 5 साल, 20 साल का जीवन वो जिए, उसके बारे में आप अनुमोदन दीजिए। बड़े हमारे वरिष्ठ नागरिक बहुत कृतज्ञ रहेंगे। सरकार भी इनकी तरफ ध्यान दे रही है, तो आप भी थोड़ा सा जो है इनको प्रमोट कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अनुभवी है सीनियर सिटीजन और एक तरफ युवा का नॉलेज, ये दोनों का कंपैरिजन होता है बाहर भी और परिवार में भी। और आज जब भौतिकवाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया के माध्यम से ज़्यादा काम हो रहा है, आज मोबाइल के माध्यम से आपको घड़ी का टाइम भी उसमें मिलेगा, अलार्म भी उसमें मिलेगा, बैंक भी मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज़ मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, फ़ोन कर सकते हैं, दुनिया भर की वीडियो देख सकते हैं। ये सब कुछ आप मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में आप बात भी कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो। तो ये जो एक आईटी कम्युनिकेशन और आईटी मीडिया जो आ गया, उसके माध्यम से युवा जो वर्ग थे उन्होंने जल्दी ग्रास्प कर लिया। छोटी उम्र से ये ग्रास्प करते हैं तो 25 साल में तो मास्टर बन जाते हैं, मतलब बेसिक ज्ञान के हिसाब से। और यहाँ आपने सीनियर सिटीजन के बाद आप शुरू करोगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप जिस प्रकार, जिस मेथड से आप आगे बढ़े हो बचपन से, यहाँ वो मेथड नहीं है। आप फिजिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ज्ञान से आप आगे बढ़े हैं, यहाँ टोटली मैकेनिकल नॉलेज है। क्या है? मैकेनिकल नॉलेज है। और इसीलिए मैकेनिकल नॉलेज के कारण मैकेनिकल की जो सिस्टम्स होती है और यहाँ थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान की सिस्टम दोनों क्या होती है? अलग होती है। दोनों का इंपॉर्टेंस भी क्या होता है? अलग होता है। मैकेनिकल ज्ञान में कभी लाइवनेस नहीं होती है, और जो सोशल ज्ञान है, रिलीजियस ज्ञान है और इसका अनुभव है जो हम जीवन में उपयोग करते हैं, वह लाइवनेस होती है। तो ये जड़ और चेतन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आज जड़ की प्राधान्यता है। व्यक्ति की वैल्यू इसीलिए का कि वो उस फील्ड में स्मार्ट है। व्यक्ति की वैल्यू कम है क्योंकि वो मैकेनिकल फॉर्म में स्मार्ट नहीं है। आज मेरे को कोई बैंक का काम करना है तो मैं पहले प्लान करूंगा कितने बजे जाऊं, बैंक बंद तो नहीं हो जाएगा, बैंकिंग अवर्स क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। फिर घर से वहां निकलना पड़ेगा, निकलने के बाद थोड़ा बहुत क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, फिर मेरी प्रोसेस होगी, मेरे को प्रोसेस में फिलअप करना पड़ता है, फिर मैं घर आऊंगा। तो ये प्रोसेस मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बन जाती है। और आज वही बात घर पे बच्चा बैठा बैठा आसानी से एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में डाल देता है, वो भी 2 मिनट में। तो एक मैकेनिकल वर्क है, एक फिजिकल वर्क है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको समय के साथ जुड़ना चाहिए, इतना जुड़ना चाहिए कि जो आपको काम है। ऐसा नहीं कि आप मास्टर बनो
और युवाओं को मैं कहता हूं कि अनुभवी का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जीवन जीने का जो लाइव ज्ञान है, उनका भी आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो दोनों का जब जब कॉम्बिनेशन होगा, मिलावट होगी, तो ही समाज में युवाओं की और सीनियर सिटीजन दोनों की वैल्यू रहेगी। आप कुछ नहीं जानोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। 5-10 साल का बच्चा जो समझता है, और वो नेसेसिटी है, आज क्या हो गया, नेसेसिटी। आज आप पॉकेट में पैसा लेके बाजार में घूमते हैं तो बच्चा हंसता है, उनको मालूम है कि जरूरत क्या है भाई, मोबाइल से तो पैसा देते हैं, यहाँ चिल्लर की मगजमारी कम है ज्यादा है, नोट फटी है नहीं है, कम दिया ज्यादा दिया, पॉकेट कट गया। तो ये क्या जरूरी है? अभी जब एडवांस हुआ है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया कि पहले पहले क्या था कि आपके अकाउंट में से डायरेक्ट पैसा आप किसी को देते थे। अभी गवर्नमेंट ने मीडिया बना दिया कि आपके अकाउंट में 5 लाख है, कितना है, 5 लाख। दूसरा एक आप क्या कहते हैं, सब्सिडरी अकाउंट बनाओ जिसमें कोई अमाउंट नहीं है, मगर आपको किसी को 25,000 देना है तो आप 25,000 डालो और वहां से ट्रांसफर करो, तो वो आपका अकाउंट ओपन रहेगा मगर उसमें बैलेंस नहीं रहे, और वो तो बंद का बंद रहेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, मीडिया बनाए थे, मीडिया। तो ये अच्छा किया। नहीं तो पहले क्या थे, मेरे अकाउंट में से पैसा डाल दूंगा तो सामने वाले को मेरा अकाउंट समझ में आ गया, और ट्रैक करने वाला मेरे को ट्रैक भी कर सकते कि हाँ ये अकाउंट में से पैसा गया और ये अकाउंट में ऐसा पैसा है। मगर मैंने मेरे मेन अकाउंट में से सब्सिडरी अकाउंट में पैसा डाला, और कितना डाला, ट्रांसफर करने की लिमिट तक। अगर मैं बाजार में जाता हूं और मेरे को मालूम है कि मेरे को 2,000-3,000 खरीदी करनी है तो मैं 2-3,000 ट्रांसफर कर दूं और बाजार में उसको पेमेंट कर दूं, तो मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं है। तो ये ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें हमको सीख लेनी चाहिए ताकि हमको छोटा काम बड़ा नहीं लगे। पहले जमाने में हमको मालूम है कि अगर किसी को जेरोक्स कॉपी को एफिडेविट कर, क्या बोलते हैं उसको, अटेस्टेड कराना है, तो पहले कॉपी लेना पड़ता था, फिर वो कॉर्पोरेटर के पास जाना पड़ता था, फिर वो कहता अभी सुबह नहीं शाम आओ, फिर शाम को जाना पड़ता था, उसको 10-15 रुपया देना पड़ता। तो ये छोटा काम क्या हो गया था, बड़ा हो गया। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, आप कॉपी निकालो, आप खुद ही साइन कर दो, तो क्या हो गया, सेल्फ अटेस्ट, इजी हो गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सीनियर सिटीजन को भी अभी जो जरूरत है इतना तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सीखना चाहिए ताकि आप उससे मेल खाओ। नहीं तो उनकी सोच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और आपकी सोच में बहुत डिफरेंस रहेगा। आपको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, तो बच्चे के लिए 2 मिनट है, आपके लिए कितना पैसा है, अभी मैं पैसा उसका ले निकालो, निकालने के बाद वहां जाओ, फिर लाइन में खड़ा रहूं, कितने बजे बंद हो जाएगी वो देखूं, फिर वहां से घर पे आऊं। तो ये छोटा काम क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जितना जरूरत है इतना सीखना चाहिए, ये मैं कहता हूं। और युवाओं को बड़ों के पास जीवन जीने का अनुभव सीखना चाहिए, संस्कार भी लेना चाहिए। तो दोनों की बात है, एक की बात नहीं है। मगर आप कहोगे हम तो बुजुर्ग हो गए तो हम नहीं सीख सकते हैं, ये गलत बात है। आपने नेगेटिव क्यों बता दिया? कोई भी काम मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो सब कुछ डिफिकल्ट है। सब कुछ क्या है, डिफिकल्ट है। तो जो जरूरत है इतना तो सीखना चाहिए, जरूरत है, जो जरूरत नहीं है वो छोड़ दो। तो इसीलिए जब कुदरती भौतिक डेवलपमेंट हो चुका है और भौतिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पूरे वर्ल्ड में हो चुका है, और आप उस डेवलपमेंट में, उस एनवायरनमेंट में रहकर भी आप कहोगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आपके लिए जीवन जीना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले जमाने में व्हाट्सएप फोन करना और व्हाट्सएप मैसेज भेजना वो बड़ी बात थी, आज क्या है, बहुत इजी ऐसे हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, संजोग के मुताबिक सीखना पड़ेगा। जो आपको जरूरी है, जरूरी नहीं है वो नहीं सीखो। क्योंकि देखो, अगर किसी के ऊपर आप आधारित होते हैं तो हर समय वो आधार नहीं रहेगा, मगर आप खुद सीखे हैं
तो आप खुद मैनेज कर सकते हो। तो आज कुदरत ने सामाजिक एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा ऐसा आपको मौका दिया है कि आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हो। खाना खाना है आपको तो घर में नहीं बनाया है तो ऑर्डर करके आप घर पे बैठे खाना खा सकते हो। दवाइयाँ या जरूरी चीजें आप घर पे बैठे मंगवा सकते हो। तो ये मीडिया का ही प्रताप है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जरूरी बात है वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप युवाओं से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। उनको लगता है कि ये अननेसेसरी लेबर करता है, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। कि बोला फिर वो कहेंगे नहीं तो उनकी आदत हो गई वो काम करने की, है कुछ नहीं मगर करने की आदत हो गई, तो ऐसा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं को बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए, और बुजुर्ग व्यक्तियों को युवाओं के साथ जो नेसेसिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, जो जरूरत है डे टू डे काम में, इतना सीखना चाहिए ताकि दोनों का समन्वय हो सकता है और दोनों को इजी हो जाएगा एक दूसरे को सहाय करने में। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बदल रहा है, उसके साथ साथ में वरिष्ठ नागरिकों को भी बदलना चाहिए, अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, जो और वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी आई है वो सीखनी चाहिए। उसके लिए चाहे क्लास अटेंड करनी चाहे पड़े, चाहे कोई प्रयोग करने पड़े, सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छा समाधान दिया है। आपकी जो बेसिक बेसिक चीजें जो आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर आपने समाधान दिया। स्वामी जी, वरिष्ठ नागरिकों की अपन बात करते हैं तो आज अमूमन घरों के अंदर वरिष्ठ नागरिक वो मायूस रहते हैं, उनकी कोई बात को, जबकि जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उन्होंने बच्चों को प्रारंभ से अच्छे संस्कार दिए और हर माँ बाप समझदार है। देखिए जो गैर समझदार है, मैं उनकी बात नहीं करता, तो गैर समझदार अब आजकल हर व्यक्ति जो है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छा सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी अमूमन लोग जो है वो एक समय आता है जबकि वरिष्ठ नागरिक जो है वो अशक्त हो जाता है शारीरिक दृष्टि से कहिए, और कई बार क्या होता है कि वो फुसला दिया जाता है तो आर्थिक दृष्टि से भी शोषण कर लेते हैं उनके संतान, और फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, उसकी गफलत कहिए कुछ भी कहिए, उनको वृद्धाश्रम दिखा दिया जाता है। वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति नहीं है। तो यहाँ पर तो जीते जाते भगवान होते हैं पेरेंट्स, और अम्ब्रेला होते हैं, उसके बिना तो व्यक्ति अनाथ गिना जाता है। 100 साल के भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो कुछ नहीं करे, बिस्तर पर ही बैठे हुए हैं, तो भी अनाथ गिना जाता है। तो ऐसे माँ बाप को आज इतना इग्नोर किया जा रहा है जगह जगह, जबकि संस्कारों की बात मैं मानूंगा। आप कहेंगे कि आपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो कैसे होगा, लेकिन फिर भी जो है हो सकता है ये फैक्टर उन लोगों के जिसने नहीं दिए, पर अमूमन देते हैं, सुविधा जुटाते हैं, फिर भी उनकी स्थिति उत्तरोत्तर जो ज्यादा बेचारे समझदार नहीं है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ आप जो है वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसा रास्ता बताए कि वो भी शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके, और वृद्धाश्रम कैसे कम हो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टिकोण से बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में वृद्धाश्रम क्यों खुला है, क्योंकि बच्चे और माँ बाप दोनों स्वभाव से एडजस्ट नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके? स्वभाव से। हाँ, उसमें बच्चे की भी गलती है और बड़े की भी गलती है। हमको ये समझना चाहिए कि युवाओं को मेहनत करना है और इनके साथ इसको फ्रीडम चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों को अपना जीवन जो बचा है वो भक्ति भाव से और सोशल काम से खत्म करना है। इनको अभी कोई प्रोग्रेस नहीं करना है, कोई एडवेंचर्स नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो उसका जीवन सहज और सरल और हो सके इतना एडजस्ट हो जाए घर में, ताकि बच्चे को, युवाओं को, लड़के और बहू को फ्रीडम मिले।
हम ये नहीं कहते कि फ्रीडम का मतलब कोई गलत रास्ते पर चले जाए। फ्रीडम का मतलब होता है वो इतना स्पीड में चलते हैं, हम बीच में आते हैं तो हड़फेट में आ जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है ये हमारे स्पीड में बाधा डालते हैं, बम्प हेड का काम करते हैं। बेटर उनको जीने तो हो सकता है कभी गलती हो जाएगी, नुकसान भी हो जाएगा, मगर सीखने दो ने। जब वो गलती करेगा और जब हमारे पास आएगा तब आप शिक्षा दो। अभी आपका समय शिक्षा देने का नहीं है, वो एज चली गई, बच्चे को शिक्षा देने की एज आपकी चली गई। हाँ, वो जब मांगे तब जरूर दो, मगर सामने से दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एक अंतर है, और कहीं कहीं जो युवा होते हैं शादी करने के बाद जब बहू आती है तो भी ऐसा जीवन में होता है कि बहू कहता है कि हमको तो स्वतंत्र लाइफ चाहिए, तो हम अलग रहेंगे, या तो अगर अलग रहने की क्षमता नहीं है तो कहेंगे ये मकान जो है उसमें हम रहेंगे और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, पैसा दे देंगे तो उनका काम चलेगा, 5,000 10,000 जो भी चाहिए हम दे देंगे तो उनका काम चलेगा और हमारी वही मकान में फ्रीडम रहेगी। तो ऐसी सोच के आधार से भी ये वृद्धाश्रम बढ़ते हैं। और दूसरा, बड़ों की क्या मिस्टेक होती है, बड़े कभी क्या हो जाते हैं कि बच्चे को ऊपर इतना विश्वास कर देते हैं कि सब कुछ लिख देते हैं, अपनी मिल्कियत, मकान, जमीन लिख देते हैं, बोला पैसे भी तो बाद में देना है। ये लिखने के बाद अपने अपना काड़ा काट लिया, अभी क्या करोगे? अभी 10,000 चाहिए तो बच्चा कहेगा नहीं है मेरे पास, तो आप क्या करोगे? आपका ही पैसा मगर वो नहीं देंगे तो क्या करोगे? झगड़ा तो कर सकते नहीं है, किसी को बाहर बता सकते नहीं है। तो ऐसी अवस्था में बुजुर्ग व्यक्तियों की भी गलती है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस परिस्थितियों का समाधान मैं अपने व्यू पॉइंट से दे रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी जब युवा होते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जब जैसे पति का माँ बाप है ऐसे पत्नी का भी माँ बाप है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी निभाना युवाओं की फर्ज होती है, जहां भी होते हैं वहां, एक उनके एंगल से। और बुजुर्ग लोगों को यह समझना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को, कि हम अपने जानबूझ के काड़ा नहीं काटे। आप विल बनाना चाहते तो बना सकते हो कि मैं और मेरी पत्नी जाने के बाद ये सब कुछ आपको 1 या 2 या 3 भाइयों को शेयरिंग में मिलेगा, मगर हम दोनों को जाने के बाद, ताकि जो हमारी संपत्ति है वो हम जिंदा है वहां तक यूज करेंगे, आपके पास मांगेंगे नहीं। आप समझे ना, यूज करेंगे। और जब चले जाएंगे, हम दोनों चले जाएंगे, तो फिर आपकी तो है ही, इसमें देना लेना का सवाल ही नहीं है। तो ये बात होती है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि माँ बाप भावावेश में आ जाते हैं तो बच्चे को सब कुछ दे देता है युवानी की उम्र में, और बच्चे के पास तो पैसा नहीं होता है, मगर जब पिता ने जो पैसा दिया उससे ही वो मकान खरीद के अलग रह जाते हैं, तो यह देखभाल कौन करेगा? तो ऐसी गलतियां भी हो जाती है अनजाने में, कोई जानबूझ के तो कोई नहीं करता, मोहवश हो जाता है, मोह के वश हो जाती है। तो ये मैंने समाज में ये सब कुछ देखा है। देखो, हमारे जाने के बाद जो भी होगा उसके पास ही रहेगा, उसमें तो कोई तर्क नहीं है, मगर जीते जी हैंडीकैप नहीं हो जाए इतना तो आप सोच सकते हैं। आप समझे ना? तो बहुत सारे दोनों पक्ष के अंदर ये जागृति की जरूरत है। और तीसरी बात, वृद्धाश्रम में गवर्नमेंट का भी अगर ऐसा रूल्स होगा कि कोई भी बच्चे जो है वो जब पिताजी या माताजी उनको पाल पोस के बड़ा करता है तो उनको संभालने की जिम्मेदारी बच्चे की होती है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। और थोड़ा गवर्नमेंट भी आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है तो उनको हेल्प करे, कर रही है गवर्नमेंट, खूब कर रही है। हाँ, तो ये दोनों का हो सकता है, लोग भी करे, परिवार के लोग, और गवर्नमेंट भी करे, ताकि वो अपना काम आगे चलाता रहे। तो ये अभी तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, मेडिक्लेम भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, सीनियर सिटीजन को बहुत रिलीफ भी दे रही है, अच्छी बात है। तो आइए हम सब आगे भी और ज्यादा बातें इस विषय पे करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे समाज के जो अनुभव के खजाने वरिष्ठ नागरिक हैं उनको
अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी सीख बताई, और ये भी बताया कि जनरेशन गैप बांटना चाहिए, कि जो आपके ही तैयार किए हुए बच्चे हैं और वो उनकी सोच अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, तो दोनों ऐसा समझौता करो कि उसकी सोच को आपके नजदीक लाओ और आप उसकी सोच के नजदीक लाओ, और फिर दोनों का जो रिजल्टेंट निकलता है वो दोनों के लिए सुखदायी होता है। यानी कि आप जो है वो नई पीढ़ी को अच्छा प्रेम दो, स्नेह दो, तब आपको जो अच्छा रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये जनरेशन गैप बांटने से, प्रेम देने से, प्रेम लेने से एक अच्छा माहौल बन सकता है। लेकिन जो अहंकार के वशीभूत चाहे किसी तरफ से होता है वो गलत है, और वही विघटन करता है, उसको रोका जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपने बताई स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड हमारा यही संपन्न हो रहा। जय सच्चिदानंद। जय। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।